मोहनजोदड़ो से हमें कांस्य की नर्तकी की आकृति मिली है और जिसको एक तरह से मोम विधि के माध्यम से ढाला गया है। एक तरह से सांचे में मोम को पिघला कर ढाल के एक तरह से उसमें धातु भर दी जाती थी। तो मोम विधि से निर्मित कांस्य की नर्तकी जो है, एक हाथ में चूड़ियां हैं, एक हाथ नृत्य मुद्रा में कमर पे है, तो उसके संदर्भ में हमें क्वेश्चन मिल सकता है कि कांस्य की नर्तकी के साक्ष्य जो है वो कौन सी साइड से मिले। तो मोहनजोदड़ो साइड से हमें कांस्य की नर्तकी के साक्ष्य मिले हैं। आगे बढ़ते हैं और यहां से हमें अन्य विशेषताओं में एक पुजारी या योगी की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, योगी की मूर्ति मिली है, कुबड़दार बेल की मूर्ति भी। अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हमें बार बार पूछा जा सकता है, एक मुहर पर शिव की आकृति है जिसको पशुपतिनाथ कहा जा रहा है। तो पशुपतिनाथ की जो मुहर है, मुद्रा है, वो भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। इस बार हमें फर्स्ट ग्रेड में भी पशुपतिनाथ का क्वेश्चन पूछा गया। तो पशुपतिनाथ जो है उसके सिर पर सींग दर्शाए गए, उसके सामने की ओर 2 हिरण, बाईं ओर गेंडा व भैंसा तथा दाईं ओर हाथी तथा व्याघ्र चित्ता ये आकृतियां हैं। कुल 6 पशु है, 2 हिरण, गेंडा, भैंसा, हाथी और व्याघ्र सिंह युक्त दर्शाया गया है और इसको हम योगीश्वर शिव भी कह रहे हैं और जॉन मार्शल जो है इसको आद्य शिव भी नाम दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है उस पे भी हमें 4 पशुओं की आकृतियां मिलती है। उस पे जो 4 पशु हैं उनमें हमें अश्व, वृषभ, बैल, सिंह और हाथी की आकृति मिलती है। अब देखें, जो हड़प्पा सभ्यता की पशुपतिनाथ की मुहर थी उस पे भी मुख्य रूप से 4 पशु, गेंडा, भैंसा, हाथी और व्याघ्र दाईं और बाईं ओर है। तो यहां पर गेंडा और भैंसा नहीं मिलते, जबकि उसके स्थान पर अश्व और वृषभ की आकृति आ जाती है। दोनों में कॉमन हाथी रहता है और यहां व्याघ्र का स्थान ले लेता है सिंह। ये सारनाथ के अशोक स्तंभ पर अंकित 4 पशु हैं और ये पशुपतिनाथ मुहर पर अंकित पशु हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको प्रोटो शिव भी नाम दिया जा रहा है, आद्य शिव भी नाम दिया जा रहा है, प्राचीनतम शिव भी कह रहे हैं और हड़प्पा वासियों को सबसे पहले श्रेय दिया जाता है कि शिव की उन्होंने पशुपतिनाथ के रूप में उपासना की, पूजा की। उसको योगीश्वर शिव भी विद्वान कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो में महाविद्यालय भवन के साक्ष्य हैं, मजदूरों का आवास, मजदूरों का बैरक कहा जा रहा है, सूती कपड़े के साक्ष्य अर्थात सूती वस्त्र निर्माण की जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। कैनेडी जो है मोहनजोदड़ो से कुछ नरकंकाल प्राप्त करते हैं और मलेरिया जैसी महामारी का अनुमान लगाते हैं। तो मलेरिया जैसी महामारी एक तरह से पतन के कारणों में हम मानते हैं। वर्तमान में कोविड-19 जो चल रहा है वो भी एक महामारी है और पूरी दुनिया को प्रभावित किए हुए हैं और बहुत सारे देशों की न केवल अर्थव्यवस्था जबकि जनहानि जो है उसके लिए भी जिम्मेदार है। तो हड़प्पा में भी हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग स्थानों पे हमें अलग अलग बीमारियों के साक्ष्य मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें मलेरिया जैसी महामारी के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के बाद आगे बात करते हैं हम अगली साइट की और सबसे इंपॉर्टेंट राजस्थान की दृष्टि से देखें तो साइट आती है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, उसका खोज कार्य और कुछ विशेषताएं बार बार पूछी जाती है। इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी था, हमें सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन भी राजधानी के संदर्भ में पूछा गया। तो कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ हुआ काली चूड़ियां, या इसको चूड़ियों का शहर भी कह देते हैं। जैसे फिरोजाबाद जो है वो एक तरह से कांच और चूड़ियों का शहर कहलाता है वर्तमान भारत की बात करें तो।
कालीबंगा काली चूड़ियों का शहर है। अपना सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन हुआ कि कालीबंगा जो है संपूर्ण सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जा रहा है, और ये विद्वान डॉक्टर दशरथ शर्मा हैं जो कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताते हैं। कालीबंगा के बारे में अवस्थिति लोकेशन देखते हैं कि वर्तमान हनुमानगढ़ में गग्गर, जिसको प्राचीन सरस्वती भी कहा जा रहा है, गग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है। इसका खोज कार्य, सबसे पहले पता लगाने का कार्य जो है वो 1952-53 में किया अमलानंद घोष ने। ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व भी हैं और पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। इसका व्यापक स्तर पर उत्खनन कार्य, खुदाई कार्य जो है वो किया जाता है 1961 से लेकर 67 तक अलग अलग स्तरों पर बी लाल और बी.के. थापर के द्वारा। ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर के नेतृत्व में जो है हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1961 से 67 तक लगभग अलग अलग स्तरों पे किया जाता है, जबकि खोज से संबंधित विद्वान है अमलानंद घोष। कालीबंगा की अन्य विशेषताओं पे चलते हैं जो अति महत्वपूर्ण हो सकती है हमारे लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा क्राइटेरिया है जो रिपीट होता है वो है जूते खेत के साक्ष्य। तो ऐसी बात नहीं है कि खेत में जूते मिले, जुता हुआ खेत है जिसकी जुताई की गई है, जूते खेत के साक्ष्य हमें सबसे पहले, सबसे प्राचीनतम कालीबंगा में मिले हैं। ये जो खेती है इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो साइट है वो ग्रामीण संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करती है और राजधानी है तो नगरीय संस्कृति का भी। इसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्राक हड़प्पा का स्थल भी है और ये विकसित हड़प्पा का स्थल भी है। अर्थात जुते हुए खेत के सबसे पहले साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य जो है विश्व में कालीबंगा में मिलते हैं। ये जो खेती है ये ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी, अर्थात कम दूरी की हराइयों में चने की और लंबी दूरी की हराइयों में सरसों की खेती की जाती है, और जाल पद्धति पर आधारित खेती को ग्रिड पैटर्न या जाल पद्धति वाली खेती भी कह सकते हैं। तो जूते खेत के संदर्भ में हमें एक क्राइटेरिया है जो बार बार पूछा जा सकता है। इसके अलावा कालीबंगा से हमें अग्निवेदियों के साक्ष्य मिलते हैं और कुल 7 अग्निवेदियां हैं जो पूछा हुआ क्वेश्चन हुआ अपना। ये जो अग्निवेदियां हैं वो रास्ता के दोनों ओर चबूतरों पर हैं, और ये अग्निवेदियां जिनको फायर स्टैंड भी कहा जा रहा है, खासकर यज्ञ इत्यादि कर्मकांड के लिए यूज की जाती थी, उपयोग की जाती थी। तो एक तरह से कर्मकांड के लिए प्रचलित अग्निवेदियां होती है, इनको हम हवन कुंड भी कह सकते हैं, जो यूज की जाती थी। और इसके संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंगल वे में क्वेश्चन हमें अगर पूछा जाता है कि प्रसिद्ध अग्निवेदियां कहां से मिली तो कालीबंगा करेंगे, और जबकि क्वेश्चन अग्निवेदियों के समूह के बारे में हो तो अग्निवेदियां हमें लोथल से भी मिली है। तो कालीबंगा के साथ साथ हम गुजरात की साइट लोथल को भी इसमें शामिल करेंगे। जैसे अन्नागार में हमने कहा प्रसिद्ध अन्नागार कहां से मिला है तो हड़प्पा, और अन्नागार जो है उसके समूह के संदर्भ में बात करें तो हड़प्पा भी है, मोहनजोदड़ो भी है, और लोथल भी अन्नागार के समूह के संदर्भ में यूज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा से हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से हमें खोपड़ी में शल्य चिकित्सा किए जाने के प्रमाण मिले हैं। एक मस्तिष्क शोध बीमारी का समाधान किया गया है उसके संदर्भ में। कालीबंगा से हमें बेलनाकार मुहर के प्रमाण मिले हैं जो व्यापार को दर्शाती है, और मेसोपोटामिया सभ्यता में ऐसी बेलनाकार मुहरें मिली है, तो इसकी समानता हम कर सकते हैं बेलनाकार मुहर। कालीबंगा से हमें दोहरे परकोटे के साक्ष्य मिले हैं। ये अति महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि जो नगर है उसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर, सुरक्षा दीवार जो है वो दोहरे रूप में है। तो दोहरे परकोटे की बात हो, दोहरी रक्षा प्राचीर की बात हो तो कालीबंगा है। और हमने ये देखा कि एकमात्र कालीबंगा साइट ही ऐसी है जहां से दोहरा रक्षा प्रकोटा है, बाकी सिंगल रक्षा प्रकोटा है या रक्षा प्रकोटे का अभाव है। कालीबंगा जो है वो दीनहीन बस्ती भी मानी जाती है, अर्थात गरीबों की बस्ती है। यहां से मिट्टी का स्केल
या मिट्टी का पैमाना है मिला है। नालियां अपवाद स्वरूप हम कह सकते हैं कि लकड़ी की नालियों के साक्ष्य हैं, यहां से मिले हैं, तो लकड़ी की नालियां हमें कालीबंगा से मिली है। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। दिन इन बस्ती के संदर्भ में कहा ही जा रहा है, तीसरी राजधानी भी जो है वो कालीबंगा को कह रहे हैं। तो कालीबंगा साइट के बारे में हमने महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में देखा। आगे बात करते हैं अगली। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक साइट आती है चनोदड़ो। यहां से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसकी लोकेशन है, सिंधु नदी हो गई और अर्नेस्ट मैके और मजूमदार उत्खनन करता हो गए। मैके और मजूमदार इससे जुड़े हुए विद्वान हैं अलग अलग समय में। यहां से मनके, मुहरें, मुद्राएं, सीप, तो मनके बनाने का कारखाना मिलता है। जो माड़ा के मनके हैं उनके संदर्भ में, तो कारखाना नगर होने के कारण, एक तरह से मनके बनाने का कारखाना होने के कारण चनोदड़ो जो है उसको इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जा रहा है। तो ये सभ्यता का औद्योगिक नगर भी हो गया। जैसे हड़प्पा अर्ध औद्योगिक नगर है, मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है, सिंध का नकली स्थान है, वहीं चनोदड़ो के लिए औद्योगिक नगर शब्द यूज हो सकता है। तो मनके बनाने का कारखाना। दूसरा, मैंने ये कहा कि कालीबंगा में दोहरा परकोटा है, कुछ साइट्स में हमें सिंगल परकोटा मिलता है, लेकिन चनोदड़ो एकमात्र ऐसा सिंधु सभ्यता का स्थल है। हालांकि आगे बहुत सारे स्थल खोजे जाएंगे तो नवीनतम जानकारी मिलेगी। एक ऐसा स्थल है जिसमें परकोटे का अभाव है, सुरक्षा दीवार का अभाव मिलता है हमें। ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति थे, तो परकोटे के अभाव या दुर्गीकरण के अभाव के साक्ष्य मिले हैं। तो दुर्गीकरण का अभाव भी लिखा जा सकता है इस शब्द को। इसके अलावा चनोदड़ो जो है, यहाँ की महिलाएं ब्यूटी पार्लर भी जाती है, तो यहाँ से लिपस्टिक, काजल के साक्ष्य भी मिले हैं। ये अति अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम देखते हैं, सामान्य तो पूछा नहीं जाता। औद्योगिक नगर, मनके बनाने का कारखाना आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं और चनोदड़ो के बाद बात कर लेते हैं गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थल लोथल की। लोथल जो है वो गुजरात में खंबात की खाड़ी में अवस्थित साइट है। सीनियर रंगनाथ राव इसके उत्खननकर्ता होते हैं। ऐसा राव द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। लोकेशन गुजरात में है ही है, खंबात की खाड़ी में। भोगवा नदी आती है, तो अगर नदी पूछी जाती है तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल से दो बातें अति महत्वपूर्ण। नंबर एक, प्रसिद्ध अग्निवेदियां, जैसा कि मैंने कालीबंगा से, तो इसके अलावा हमें अग्निवेदियां पूछी जाती है, फायर स्टैंड पूछी जाती है, तो वो लोथल भी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, लकड़ी का अन्नागार हमें लोथल से मिला है। अब अन्नागार के समूह की बात हो तो हड़प्पा भी होगा, मोहनजोदड़ो भी है, और लोथल से भी हमें अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। लोथल से सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो बंदरगाह की है, अर्थात बंदरगाह जिसको विद्वान गोदीबाड़ा कह रहे हैं। इसको डॉकयार्ड भी कह सकते हैं और गोदीबाड़ा भी, अर्थात जहाजों के ठहरने का जो स्थान है इसको गोदीबाड़ा कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है पूरी हड़प्पा सभ्यता की, जिसकी लंबाई जो है वो 314 मीटर लगभग आती है। बाकी हम भवनों की बात करें तो वो फीट में आती है। पूरी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी निर्मित संरचना गोदीबाड़ा है। ये जहाजों के ठहरने का स्थान था और एक तरह से व्यापार का संकेत भी देता है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पूरी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थलों में से एक भी लोथल आता है। इसके अलावा हमें मापतोल के बाट यहां से मिले हैं। इसके अलावा चक्कियां, इसके अलावा हमें एक तरह से चालाक लोमड़ी की कहानी, पंचतंत्र की जो कहानी है उसके साक्ष्य, ये हमें लोथल से महत्वपूर्ण बातें हैं। ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बंदरगाह का पूछा जा रहा है या फिर हमें
अग्निवेदियों का मिल सकता है। लोथल के बाद हम बात करते हैं आजकल जिसके बारे में ज्यादा पूछा जा रहा है, धोलावीरा एक क्राइटेरिया हो सकता है। ये भी गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में। इसके उत्खननकर्ता रविंदर सिंह बिस्ट होते हैं, तो RS बिस्ट द्वारा उत्खनन किया गया। धोलावीरा के बारे में इस बार फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन था और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बंटा हुआ है। 3 भाग हैं। सामान्यतः नगर के 2 ही भाग थे, जबकि हड़प्पा में हमने देखा पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, जबकि हमें मध्यम नगर के प्रमाण धोलावीरा से मिले। तो सिंगल लाइन का क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि कौन सी ऐसी साइट है, कौन सा ऐसा स्थल है जहां से मध्यम नगर के साक्ष्य भी मिले हैं, या 3 भागों में नगर का विभाजन कौन सी साइट से मिला है, तो वो धोलावीरा होगा। यहाँ के जो लोग हैं वो एक तरह से क्रिकेट के अनुयायी होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले, तो स्टेडियम के प्रमाण जो है वो भी हमें धोलावीरा से मिले हैं। धोलावीरा से हमें जल संग्रह प्रणाली के साक्ष्य भी मिले हैं, तो जल संग्रहण के प्रमाण है, और खासकर कुछ एक तालाब मिलते हैं, 16 तालाब हैं, तो जल संरक्षण का संकेत है। अति महत्वपूर्ण प्राचीनतम टेक्निक जल को संग्रह करने की। ये जो स्टेडियम है इसके साथ साथ हमें साइन बोर्ड, स्कोर बोर्ड जो है उसके साक्ष्य भी हमें धोलावीरा से मिले हैं। जल संग्रह का पूछा जा सकता है, स्टेडियम का पूछा हुआ है, 3 भागों का पूछा जा सकता है, वो धोलावीरा के संदर्भ में हमने अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखा। आगे चलते हैं, कुछ अन्य साइट्स की सिंगल बातें कर लेते हैं जो हमें पूछी जा सकती है। तो देखें, सबसे पश्चिमतम बिंदु हमने देखा सुत का गेंडोर है। इस बार फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन भी था। दास्क नदी के किनारे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और सुत का गेंडोर जो है वो सबसे पश्चिमी बिंदु के साथ साथ हड़प्पा के व्यापार का चौराहा भी कहलाता है। तो ये एक अन्य महत्वपूर्ण बात होगी कि हड़प्पा के व्यापार का चौराहा अगर पूछा जाता है तो वो सुत का गेंडोर होगा, दास्क नदी के किनारे अवस्थित बलूचिस्तान का स्थल। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस का अपना एक क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी भारत में अवस्थित साइट में से एक है, तो हरियाणा का राखीगढ़ी स्थल जो है भारत के सबसे बड़े महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। तो ये हरियाणा में अवस्थित भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, पहले धोलावीरा था, नवीनतम शोध के अनुसार हम राखीगढ़ी को सबसे बड़ा साइट्स कह रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पे। एक अन्य क्वेश्चन देमाबाद मिल सकता है हमें। देमाबाद जो है, इसकी नदी हमने देखी कि परवरा नदी के किनारे, गोदावरी की सहायक महाराष्ट्र में, और देमाबाद से अक्सर हमें क्वेश्चन कांस्य के रथ की आकृति के बारे में पूछा जा रहा है। तो कांस्य के रथ की आकृति है वो हमें देमाबाद से मिलती है। हरियाणा की एक अन्य साइट बनावली का पूछा जा सकता है, और बनावली जो है ये घग्गर नदी के किनारे अवस्थित हरियाणा की महत्वपूर्ण साइट है। ये भी कालीबंगा के साथ समानता रखती है। एक तो कि बनावली भी ऐसा स्थल है जो प्राक हड़प्पा मतलब ग्रामीण स्वरूप और विकसित हड़प्पा नगरीय स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग हमें 4-5 फसलों के साक्ष्य हमें बनावली से मिलते हैं, जैसे जौ, तिल, सरसों, इसके साक्ष्य हमें बनावली से मिले, जैसे चना और सरसों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले। एक और हमें संदर्भ बनावली का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मिट्टी का जो हल है, मिट्टी का हल वो या मिट्टी के हल की आकृति हमें बनावली से मिली है। ये कुछ अन्य साइट्स के बारे में। सबसे ऊपरी बिंदु सोरतगोई की हमने बात की कि अफगानिस्तान में है, स्वात घाटी में, यहां से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, तो नहरों के प्रमाण जो है वो पूछे जा सकते हैं। मेहरगढ़ की हमने बात की कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, और नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल भी हुआ। आजादी के बाद सबसे पहले उत्खनित स्थलों में से आता है एक रोपड़ पंजाब में, और रोपड़ जो है यहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। तो रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण
हमें मिले हैं। और आज़ादी के बाद सबसे पहले उत्खनित स्थलों में से एक रोपड़ माना जाता है। तो आज़ादी के बाद उत्खनित स्थलों में भी इसका एक स्थान आता है, पंजाब में इसकी अवस्थिति मिलती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का जिक्र कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता में अब चलते हैं हम राजनीतिक जीवन पे। राजनीतिक जीवन पर बात करने से पहले एक रीट के क्वेश्चन पे चलते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो इतिहास है उसको स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है और लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले इतिहास के स्रोत की बात करते हैं। देखो, इतिहास के 2 प्रकार के स्रोत हैं जो लेखन में काम आते हैं। पहले प्रकार का स्रोत है पुरातात्विक और दूसरे प्रकार का स्रोत है साहित्यिक। जो भी स्टूडेंट कोई इतिहास का टॉपिक पढ़ता है तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी देने वाले संदर्भ ग्रंथों की का ध्यान रखता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाते हैं। साहित्यिक ग्रंथों में हम संस्कृत साहित्य रख सकते हैं, जैन साहित्य रख सकते हैं, बौद्ध ग्रंथ रख सकते हैं, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, उर्दू, बहुत सारा साहित्य आ सकता है। तो साहित्य में तो हम क्रॉस कर देंगे, यहां से हमें जानकारी देने वाला कोई ग्रंथ नहीं मिला है, न संस्कृत है न पाली प्राकृत का कोई साहित्य मिला है। तो ये बात खत्म कि कोई भी साहित्यिक ग्रंथ जो है वो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम देख लेते हैं कि अभिलेख, और इन अभिलेख जो है इन्हें में हम देख लेते हैं कि कुछ शिलालेख होते हैं, स्तंभ लेख होते हैं, गुफा लेख होते हैं, ताम्रपत्र होते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है उसको एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र, पुरालेख शास्त्र कह सकते हैं। ये अभिलेख जो है वो कोई घटना, कोई जो कथा है या फिर किसी शासक वंश, इनके बारे में उत्कीर्ण किया गया होता है, वो शिला पे हो सकता है, वो शिलालेख है। स्तंभ पे होता है तो वो स्तंभ लेख है, जैसे अशोक के स्तंभ। जैसे गुफाओं में है इसके बारे में उत्कीर्ण जानकारी तो गुफा लेख कहला सकते हैं। जैसे गुप्त काल में हम अजंता एलोरा की बात करेंगे तो वो गुफा लेख का उदाहरण है। तांबे की पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण लेख है तो उसको ताम्रपत्र लेख कह देते हैं। जैसे सोगोरा और मायस्थान अभिलेख है, चंद्रगुप्त मौर्य के जब बारे में जिक्र करेंगे तब उसकी बात करेंगे। तो हमें न तो शिलालेख मिला है यहां से, न गुफा लेख मिला है, न ताम्रपत्र मिला है। यही अपना रीट का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक सामग्री में सिक्के आते हैं, यहां से सिक्के भी नहीं मिले। पुरातात्विक सामग्री में मृदभांड आते हैं तो यहां से मृदभांड मिले हैं। जैसा कि हमने देखा कि मृदभांड कौन से रंग के हैं, गेरुए रंग के मृदभांड है। लेकिन इसके इन जो मृदभांड है उन पर कोई लेखन हमें नहीं मिलता है, तो लेखन के बारे में जानकारी नहीं दे रहे। मृदभांड जो है वो एक तरह से गेरुए रंग के हैं, तो एक मृदभांड संस्कृति से समानता कर रहे हैं। पुरातात्विक स्रोत है वो एक तरह से लिखित साक्ष्य नहीं है। तो मृदभांड जो है वो गेरुए रंग के, लेकिन ये लिखित साक्ष्य नहीं हुआ। यहां से हमें सबसे ज्यादा संख्या में मुहर मिली है। मुहर और सिक्के में अंतर है। सिक्का जो कॉइन्स है वो अलग अलग धातु का है, जबकि सेल खड़ी की मुहरें हमें यहां से मिली है। ये जो मुहरें हैं उन्हीं पर हमें लेख मिलता है, अर्थात लिपि मिलती है। ये मुहरें सेल खड़ी से निर्मित है, चर्ट, जेस्पर, अन्य। इसी सेल खड़ी को स्टेटाइट भी कह देते हैं। ये मुहरें सबसे ज्यादा वर्गाकार आकृति की है, इसके अलावा आयताकार, गोलाकार और बेलनाकार भी है। रीट का अपना क्वेश्चन था कि हड़प्पा की जानकारी देने वाला अभिलेखी साक्ष्य है। कोई ताम्रपत्र नहीं, कोई अभिलेख नहीं, कोई सिक्के नहीं है। हड़प्पा की लिपि के बारे में जानकारी देने वाला साक्ष्य मुहर। साहित्यिक प्रमाण भी नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला इजी गोइंग क्वेश्चन, स्रोत के आधार पर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट मुहर रहेगा। फिर से क्राइटेरिया है, मुहर किसकी निर्मित है, सबसे ज्यादा आकृति की कौन सी है, लिपि मिली है या नहीं मिली है, इसके संदर्भ में। तो सेल खड़ी से निर्मित मुहरें हैं। कुछ विदेशी मुहरें भी भारत से मिली हैं, जैसे लोथल से फारिस की मुहर, मेसोपोटामियाई मुहरों की भांति है। तो कालीबंगा से बेलनाकार मुहर है। सबसे ज्यादा आकृति है जो वर्गाकार आकृति की है। कुछ मुहरों पर हमें लिपि मिली है और कुछ मुहरों पर लिपि नहीं है। जो लिपि वाली मुहरें हैं वो हमें सबसे ज्यादा हड़प्पा से मिली है
और बिना लिपि वाली मोहरें हमें सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये अपना एक रीट का क्वेश्चन। अगर रीट के ही क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाया जाता है, मोहर के बारे में अन्य जानकारी पूछी जाए, तो ज्यादा से ज्यादा सेलखड़ी के बारे में हो सकता है, इसकी आकृति के बारे में हो सकता है, इसकी लिपि युक्त मोहरों के बारे में हो सकता है हड़प्पा का, इसकी बिना लिपि युक्त मोहरों के बारे में हो सकता है मोहनजोदड़ो का। इसी मोहर की बात करें तो हमें लोथल से पर्शिया, ईरान, जिसको फारस भी कहा जा रहा है, इसकी मोहर मिली है। और ऐसी ही मोहरें हमें मेसोपोटामिया की बहुत सारे शहरों से मिली है। तो एक तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली का संकेत भी ये मोहरें देती है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ और मोहर के बारे में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भी बनता है। आगे बढ़ते हैं और इस स्रोत के बाद इतिहास में हम ये देखते हैं कि लिपि के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला, जिस काल की कोई लिपि या लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं तो उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कह देते हैं। और यहाँ पर मानव को लिपि का ज्ञान नहीं था, उसके सारे के सारे औजार वो पत्थर के आधार पे हैं, तो पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अर्थात जिस काल के कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जा रहा है। नंबर 2 पे आद्य ऐतिहासिक काल कह देते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब वह है जहां लिपि या लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन विद्वानों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, अर्थात विद्वान इसको पढ़ नहीं सके हैं। जो भी लिपि है तो पढ़ा नहीं जा सकने के कारण, पढ़ने में सफलता नहीं मिलने के कारण सिंधु सभ्यता, या जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह रहे हैं, इसको हम आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं लिपि के आधार पे। और तीसरा काल वह हो गया जहां लिपि के साक्ष्य भी मिले हैं और उसको विद्वानों को पढ़ने में सफलता भी मिली है, तो इसको हम ऐतिहासिक काल भी कह रहे हैं। और ये जो काल है वो सामान्यतः भारतीय इतिहास में मौर्य काल से लेकर आज तक का। मौर्य काल में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जाता है, जो अशोक के शिलालेखों पे अंकित थी, और उसी कारण मौर्य काल से ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो एक अन्य विशेषता हड़प्पा सभ्यता की ये भी होगी कि लिपि के आधार पर हड़प्पा सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कह रहे हैं, और इस लिपि का अंकन हमें मोहरों पे मिलता है। तो हड़प्पा की जानकारी का अभिलेखीय साक्ष्य, लिखित साक्ष्य भी हमें मोहरों के रूप में ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं और इस सभ्यता के राजनीतिक जीवन पे चलते हैं। चूंकि लिपि पढ़ी नहीं गई है तो अनुमान आधारित व्यवस्था है, और अनुमान आधारित व्यवस्था होने के कारण विद्वानों के अपने अपने मत हैं। तो पहला, राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। तो राजनीतिक जीवन में पहले ही हमने कहा कि अनुमान आधारित व्यवस्था है, तो अलग अलग विद्वानों ने अनुमान लगाया है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है, इसलिए व्यापार का ज्यादा वर्चस्व है, तो व्यापार प्रधान सभ्यता भी इसको कह रहे हैं। और इसको हम नगरीय क्रांति भी, प्रथम नगरीकरण या नगरीय सभ्यता भी कह रहे हैं। व्यापार प्रधान सभ्यता होने के कारण विद्वानों का ऐसा मानना है कि प्रशासन पर व्यापारियों का ज्यादा प्रभाव था, व्यापारियों का वर्चस्व था। अगला एक विद्वान स्टुअर्ट पिगट है, जिसका ये मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो संपूर्ण सभ्यता की जुड़वां राजधानी है। पहली राजधानी हड़प्पा को, दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को। जैसा कि हमने ये भी बात की कि इस सभ्यता की तीसरी राजधानी जो है वो कालीबंगा को कहा गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताई है, और ये अपना सेकंड ग्रेड का भी क्वेश्चन हुआ। तो ये एक पिगट महोदय का अनुमान है। आगे बढ़ते हैं। मार्टिमर व्हीलर एक विद्वान आते हैं और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता में जनतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन बताया है। तो जनतंत्र प्रणाली जो है उसका प्रचलन था, व्हीलर का ऐसा मानना है। अर्नेस्ट मैके एक विद्वान है, और मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में प्रतिनिधि शासन प्रणाली या प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में हम आज के संदर्भ में बात करें तो हमारा जो देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्रपति महोदय जो है, वह अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा
चुना जा रहा है, अर्थात जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि चुनती है विधायक और सांसद के रूप में, और विधायक और सांसद जो है वो मिलकर एक तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ये प्रतिनिधि शासन व्यवस्था हो गई। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि न तो हमें विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ में जानकारी मिलती है, न ही कोई एक तरह से राजतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। अनुमान है, और अनुमान आधारित व्यवस्थाओं में अलग अलग विद्वानों का अपना अनुमान है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक तरह से पूरी सभ्यता जो है उसमें शासक वर्ग का अनुमान हमें मिलता है, और शासक वर्ग जो है वो पश्चिमी टीले में निवास करता है। सामान्यतः नगर जो है वो पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला में विभाजित था। राजनीतिक में हम ये भी देखते हैं कि नगरीय सभ्यता थी, और नगरीकरण जो है कुछ एक प्रशासनिक केंद्र जहां एक तरह से व्यापार के माध्यम से उस नगर का विकास हुआ हो या प्रशासन के माध्यम से, उसको नगर कहा जा रहा है। सामान्यतः आजकल की जो नगर की कॉन्सेप्ट थी वो उस समय प्रचलित नहीं थी। बहुत सारे जो नगर हैं उनके विकास के कारणों में हम देखते हैं कि धर्म भी विकास का कारण हो सकता है। जैसे पुष्कर एक धार्मिक नगरी है और जनसंख्या बढ़ने का कारण धर्म है। हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है। बहुत सारे कारण व्यापार के संदर्भ में भी हम ले सकते हैं कि व्यापारिक जो बंदरगाह स्थल है उनको भी एक तरह से व्यापारिक कारणों के कारण बढ़ावा मिला है। बॉम्बे जैसे कलकत्ता कुछ एक व्यापारिक जो है वो स्थल है जहां से व्यापार ने नगर को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजनीति के बाद हम बात करते हैं समाज की, और समाज में हड़प्पा सभ्यता में हमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें मिल सकती है सामाजिक जीवन में। एक तो सामाजिक जीवन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा वासियों को रीट वीट का ज्ञान नहीं था, इसलिए एकल परिवार का प्रचलन नहीं था। तो समाज में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन होता है। संयुक्त परिवार हम उसको कह रहे हैं जहां पर एक से दो ज्यादा पीढ़ियां जो है वो निवास करती है, खासकर पति पत्नी और बच्चों के अलावा एक तरह से रक्त संबंधी या फिर जो दत्तक पुत्र वगैरह या फिर अन्य जो रिश्तेदार है वो भी साथ में रहते हैं। बहुत सारी पीढ़ियां साथ में रहती है, वो संयुक्त परिवार है। इसके साथ साथ व्यापार प्रधान सभ्यता होने के कारण यहां सामाजिक ढांचा, हालांकि मृण मूर्तियों के आधार पर ज्यादा विद्वान मानते हैं कि खुदाई में सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां जो है वो मातृ देवी की मिली हैं, और इसी कारण सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक माना जाता है। या फिर लेन देन जो है वो एक तरह से माता जी करती है, इसलिए भी मातृसत्तात्मक ढांचा कहा जा सकता है। हालांकि भारतीय इतिहास में हम दो टॉपिक ऐसे पढ़ते हैं जहां पे मातृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा मिलता है। दक्षिण भारत में सातवाहन काल में हमें मातृसत्तात्मक सामाजिक ढांचा मिलता है, जबकि हम सबसे पहले टॉपिक सिंधु सभ्यता की बात करें तो सामाजिक ढांचा मातृसत्तात्मक मिलता है। आगे बढ़ते हैं और खान पान की बात करते हैं। खान पान में गेहूं और जौ का ज्यादा प्रचलन था। इसके अलावा अन्य खान पान का भी एक तरह से बहुत सारी फसलों से उनका परिचय होता है, तो अन्य खान पान भी प्रचलित था। रहन सहन जो है वो सादा होता है, खासकर सूती और ऊनी वस्त्रों का ये प्रयोग करते थे। लेकिन सूती कपड़े के बारे में हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ऐसी साइट थी जहां से हमें सूती कपड़े के बारे में, वस्त्र निर्माण की ज्यादा जानकारी मिलती है। सूती कपड़े के साक्ष्य भी मिलते हैं। दूसरा कि सिंधुवासी जो है ये कपास का उत्पादन करते हैं, तो कपास का उत्पादन करने के कारण, सिंधु क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण यूनानी लोग इसको सिंडोन नाम भी दे रहे हैं। तो सिंधु क्षेत्र में उत्पन्न होने के कारण कपास सिंडोन कहलाती है, और कपास के आविष्कार का श्रेय हड़प्पा वासियों को जाता है सबसे पहले। समाज में दोनों प्रकार के लोग, खासकर शाकाहारी और मांसाहारी निवास करते हैं। इसी समाज में हम देखते हैं कि मनोरंजन के साधन के तौर पर पशुओं की लड़ाई का प्रचलन था। इसके अलावा शतरंज या जिसको हम पासे का खेल कह सकते हैं उसका प्रचलन होता है। तो मनोरंजन के साधन के तौर पे जो है वो पशुओं का खेल और पासे का खेल प्रचलन में था। आज भी हम पंजाब के बहुत सारे गांव में देख सकते हैं कि दंगल प्रतियोगिता होती है एक तरह से मेलों के रूप में, और हम तमिलनाडु के जल्लीकट्टू की बात कर रहे हैं तो भी एक तरह से बैलों की दौड़ होती है, रथों की दौड़ का आयोजन होता है नागौर में। स्पेन का राष्ट्रीय खेल जो है वो एक तरह से
सांडों का, बैलों के साथ तलवारबाजी वगैरह है, बैलों से एक तरह से संघर्ष है। शतरंज या पासे के खेल को हम मनोरंजन के अन्य साधन के तौर पे कह सकते हैं। तो सामाजिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट बात मातृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे की बनती है, गेहूं और जौ की बनती है। इसके अलावा देखें कि समाज में हमें अंत्येष्टि संस्कार जो है वो अलग परंपरा का मिलता है इन लोगों का, और अंत्येष्टि संस्कार यहां पर 3 प्रकार का प्रचलित था। अंत्येष्टि को 16वां संस्कार भी कह दिया जाता है, हम आगे सामाजिक संस्कारों में बात करेंगे। तो अंत्येष्टि संस्कार नंबर 1 आंशिक समाधान, नंबर 2 पूर्ण समाधान, और नंबर 3 दाह संस्कार। जैसा कि हिंदू धर्म में दाह संस्कार मतलब शव को जला देना, जैसा कि मुस्लिम धर्म में प्रचलन है कि शव को पूरी तरह दफना देना, और जैसा कि दादूपंथी या कुछ एक अन्य संप्रदाय करते हैं, शव को पहले पशु पक्षियों को खाने के लिए खुले में छोड़ देते हैं और बचे हुए भाग को दफना देते हैं। इसी समाधान प्रणाली की बात करें अंत्येष्टि संस्कार की, तो युग्म समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं। ये समाधान हमें कालीबंगा से भी और इसके साथ साथ लोथल से भी, रोपड़ से भी हमने बात की कि रोपड़ में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो एक तरह से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से, जबकि युग्म समाधान जो है वो पति पत्नी को एक साथ दफनाने के प्रमाण जो है वो कालीबंगा और लोथल से। सामान्यतः अलग अलग साइट पे हमें अलग अलग परंपरा मिलती है कि कभी सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में है, तो कभी एक तरह से पश्चिम में सिर और पूर्व में पैर अलग अलग हमें कब्रों में मिले हैं सिंधु सभ्यता के संदर्भ में। समाज के बाद आगे बात कर लेते हैं धार्मिक की। तो धार्मिक जीवन इस सभ्यता का महत्वपूर्ण माना जाता है, और वर्तमान धर्म की बात करें, जिस रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो उस रिलीजन से थोड़ा बहुत जो संपर्क है, थोड़ी बहुत विशेषताएं हैं, वो हमें हड़प्पा काल में मिलती है। सबसे पहली बात, धर्म का आजकल का जो मान्यताएं हैं, धर्म में मान्यताएं, जैसे धार्मिक ग्रंथ, हम मुस्लिम धर्म में देखें तो कुरान है, ईसाई धर्म में बाइबिल है, भगवत गीता रामायण का स्थान है। प्रत्येक धर्म के अपने उपासना स्थल है, जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं। ऐसा हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं होता। तो पहली बात, कोई भी धार्मिक ग्रंथ प्रचलन में नहीं है, कोई भी मंदिर मस्जिद वगैरह जो है उनमें उपासना नहीं है, मूर्ति पूजा नहीं है, मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं कही जा सकती, उसका प्रचलन बहुत बाद में आता है। तो क्या नहीं है उसको हम याद रखेंगे। खासकर धार्मिक ग्रंथों का हमें साक्ष्य नहीं मिलता, मंदिर मस्जिदों में उपासना का, मंदिरों में मूर्ति पूजा का एक तरह से प्रचलन नहीं मिलता। धर्म का कर्मकांडीय स्वरूप जो है वो प्रचलन में मिलता है, जिसको हम टोटमवादी धर्म कह रहे हैं, अर्थात तंत्र मंत्र का बोलबाला था। बहुत सारे हमें ताबीज वगैरह मिले हैं, तो ये साबित करते हैं कि धर्म का टोटमवादी स्वरूप सबसे पहले वाला जो स्वरूप है, खासकर प्राकृतिक घटनाओं की उपासना के संदर्भ में हम कह सकते हैं, तो टोटमवादी स्वरूप है। इसके साथ साथ देखें, धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पशुपतिनाथ की ये लोग उपासना करते थे। तो जो त्रिमूर्ति है जो गुप्त काल में अस्तित्व में आती है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में आता है, विष्णु का कॉन्सेप्ट गुप्त काल में आता है, जबकि महेश को एक तरह से पशुपतिनाथ के रूप में हड़प्पावासी पूजते हैं। तो शिव की सबसे पहले उपासना का श्रेय हड़प्पावासियों को जाता है, पशुपतिनाथ के रूप में वो उपासना करते थे। मोहनजोदड़ो से एक मुहर पर हमें शिव की आकृति अंकित मिलती है, और उस मुहर पर शिव विभिन्न पशुओं से घिरे हुए। जॉन मार्शल इसको प्रोटो शिव या आद्य शिव भी कह रहे हैं, और अन्य विद्वान इसको योगीश्वर शिव भी कह रहे हैं। तो योग की एक तरह से शुरुआत हम मान सकते हैं, शिव का प्रारंभिक स्वरूप मान सकते हैं। शिव की सबसे पहले पूजा का श्रेय हड़प्पावासियों को जाता है। तो प्राचीनतम देवता भी हम कह सकते हैं त्रिमूर्ति में और अन्य महत्वपूर्ण देवताओं में। आगे बढ़ते हैं, धर्म में हमें एक और बात मिलती है कि मातृ देवी की उपासना प्रचलित थी। खुदाई में सबसे ज्यादा मृण मूर्तियां भी मिली है, और ये जो मातृ देवी है उसको पृथ्वी देवी के रूप में जॉन मार्शल उद्धृत करते हैं, और इसको उर्वरता
की देवी, उपजाऊपन की देवी मानकर हड़प्पावासी पूजते थे। तो धर्म में शिव का उल्लेख पशुपतिनाथ के रूप में, मातृ देवी की उपासना उर्वरता की देवी के रूप में। इसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह प्रचलित था। सबसे पवित्र वृक्षों में पीपल, जैसा कि भगवत गीता भी अश्वत्थ वृक्ष के रूप में एक तरह से पीपल का उल्लेख करता है। बतख सबसे पवित्र पक्षी के रूप में पूजा जाता था। इसके अलावा टोटमवाद तो प्रचलन था ही था, और धर्म में हमें यह भी देखते हैं कि विभिन्न छल्लों के रूप में लिंग पूजा का प्रचलन भी था, शिवलिंग के रूप में। इसके अलावा धर्म में हम मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की बात करें तो हमने ये कहा कि स्नानागार के रूप में धार्मिक स्नान कुंभ की भांति है वो आयोजित किया जाता था। कालीबंगा से और लोथल से विभिन्न अग्निवेदियां मिली है, तो ये भी एक कर्मकांड का संकेत देती है। तो अग्निवेदियां वो धर्म का ही स्वरूप मानी जाती है। तो धर्म के एक तरह से दूसरे स्वरूप, हम कर्मकांडी स्वरूप की बात करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा प्रचलित था। विभिन्न धार्मिक ग्रंथ, मंदिर, मस्जिद में उपासना वगैरह का प्रचलन यहाँ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और धर्म के बाद हम बात कर लेते हैं दो अन्य महत्वपूर्ण क्राइटेरिया की, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन मिल सकता है और हमें एक बार क्वेश्चन मुहर के संदर्भ में मिला। एक बात हम करेंगे लिपि की, जिसको स्क्रिप्ट कहा जा रहा है। एक बात हम करेंगे मुहर की, एक बात हम करेंगे नगरीकरण की, या इसको नगर नियोजन भी कहेंगे। मुहर के बारे में हमें रीट में क्वेश्चन मिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बार बार पूछा जाता है। लिपि के बारे में भी मिल सकता है, तो स्क्रिप्ट लिपि को लिख रहे हैं। दूसरा, ये जो हड़प्पा की लिपि है वो मुहरों पर अंकित मिलती है, तो मुहरों पर इसका अंकन है। ये लिपि पहले खरोष्टी की भांति दाएं से बाएं, फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं। इसको हम सर्पाकार लिपि भी कह सकते हैं, इस तरह से। दूसरा, ओवरलैप होने के कारण इसको बुस्ट्रोफेदन लिपि भी कहा जाता है। इसको गोमूत्रिका लिपि भी कह देते हैं विद्वान। तो सर्पाकार भी, बुस्ट्रोफेदन भी, गोमूत्रिका भी, और ब्राह्मी और खरोष्टी का मिश्रण भी हम कह सकते हैं। इनका अंकन हमें मुहरों पे मिलता है। ये जो लिपि है ये अभी तक अपठित है, और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को हम आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता में रखते हैं, अर्थात जिस काल की लिपि तो है लेकिन वो पढ़ी नहीं गई है। हालांकि बहुत सारे विद्वान दावा करते हैं उसको पढ़ने का। तो सबसे पहले वेडेन या बेडेन ने दावा किया था इस लिपि को पढ़ने का। इसके अलावा SR राव, आई महादेवन जैसे विद्वान भी हैं जो इस लिपि को पढ़ने का दावा करते हैं। इस लिपि पे हमें 64 मूल चिन्ह मिलते हैं और 250 से लेकर 400 तक अक्षर। सबसे ज्यादा प्रचलित चिन्ह जो है वो मछली का अंकन मिलता है, और भी बहुत सारी आकृतियां मिलती है। तो लिपि, स्क्रिप्ट और लिपि के बारे में हमें बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो पूछा जा सकता है। मुहर का पूछा हुआ है, तो मुहर के संदर्भ में बात करें। सबसे पहली बात अभिलेखीय साक्ष्य है, जो अपना रीड का क्वेश्चन हुआ। नंबर 2 बात, इस मुहर को सील कहा जा रहा है, सिक्का नहीं है। तो मुहर जो है वो व्यापारिक लेन देन में भी है और एक तरह से वस्तु विनिमय प्रणाली के तौर पे भी इसको यूज लिया जाता था। व्यापार पे एक तरह से ठप्पा भी लगा दिया जाता था मुहर के रूप में। ये मुहरें जो है वो सेल खड़ी से, स्टेटाइट इससे निर्मित है, अन्य धातुओं से भी निर्मित थी। इन मुहरों में देखते हैं कि हड़प्पा से हमें सबसे ज्यादा अभिलेख वाली मुहरें मिली है और मोहनजोदड़ो से 500 के आसपास बिना अभिलेख वाली मुहरें मिली। ये मुहरें जो है, इसके बारे में एक बात अन्य भी पूछी जा सकती है कि मुहरें व्यापार का भी संकेत हैं, और हमें लोथल से फारस की मुहर और कालीबंगा से बेलनाकार मुहर मिली है। ये मुहर धर्म के बारे में भी जानकारी दे रही है, अर्थात पशुपतिनाथ की मुहर हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, जो धर्म के बारे में, देवता के बारे में, देवताओं की उपासना के बारे में हमें
जानकारी दे रही है। ये मुहरें हमें मेसोपोटामिया के कुछ शहरों उर, निपुर, हुमा इनसे मिली है, तो इनकी समानता मेसोपोटामिया से भी की जा रही है। और मेसोपोटामिया सभ्यता से समानता भी है, अर्थात इसकी समकालीन सभ्यता भी है। तो मेसोपोटामियाई कुछ शहरों से हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुहरें मिली है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की कुछ मुहरें, इनके साथ साथ जो विदेशी मुहरें हैं वो भी हमें यहाँ से मिली है। दूसरा, व्यापारी जो है वो एक ठप्पे के रूप में जो है वो मुहर का यूज करते थे, खासकर गोपनीयता बनाए रखने के लिए। किसी थैले को एक तरह से रस्सी से बांधकर उस पर मिट्टी, गीली मिट्टी लगाकर उस पर ठप्पा लगा दिया जाता था, तो उस थैले के अंदर जो वस्तु थी उसकी गोपनीयता बनी रहती थी, जैसा कि आजकल निर्वाचन विभाग में हम देखते हैं। मुहर और लिपि के बाद एक अन्य पॉइंट की बात कर लेते हैं, नगरीकरण की और नगर नियोजन। अति महत्वपूर्ण है और जिसके लिए सभ्यता जानी जाती है। नियोजन का मतलब हुआ कि एक तरह से निश्चित योजना बनाकर नगर को बसाना। तो योजना के आधार पे जो बसावट है वो हमें सबसे पहले सिंधु सभ्यता में मिलती है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे जो शहर है बिना योजना के बसाए गए हैं। बहुत सारी कॉलोनियां हम देखते हैं कि एक बहुत ऊंचाई पे घर है, दूसरा नीचाई पे। गंदे पानी की निकासी एक तरह से उचित ढंग से हो नहीं पाती है। बरसात, 5 मिनट की बरसात में एक तरह से पानी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले सिंधु वासियों को एक तरह से श्रेय दिया जाता है कि पूरे नगर को योजना के रूप में बसाते थे वो। और इनकी समानता विद्वान जो है आधुनिक जयपुर, भुवनेश्वर और चंडीगढ़ जैसे शहरों से करते हैं कि जिस तरह से इन शहरों की योजना बनाई गई, ठीक वैसे हड़प्पा के नगर भी नियोजित थे बसावट में। अपनी समकालीन सभ्यताओं, जैसा कि रीट का क्वेश्चन था, तो समकालीन सभ्यताएं हमने देखी, मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताएं इनकी समकालीन है, और इन सभ्यताओं से इसका नगर नियोजन जो है वो सर्वश्रेष्ठ मिलता है। तो हड़प्पा का नगर नियोजन इन सभ्यताओं से सर्वश्रेष्ठ है। नगर में हम देखते हैं कि सामान्यतः नगर 2 भागों में है। एक भाग पूर्वी टीला कहा जा रहा है और एक भाग पश्चिमी टीला कहा जा रहा है। एक बात धोलावीरा के संदर्भ में हमने देखी कि नगर जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। तो एक कंटेंट हम याद रखते हैं तो दूसरे को याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर कथन ये हो कि हड़प्पा के सभी नगर 2 भागों में विभाजित है तो वाक्य गलत होगा। अपवाद स्वरूप धोलावीरा जो है एक है तो भी, तो धोलावीरा जो है वहां से मध्यम नगर के प्रमाण भी मिलते हैं और नगर जो है वो 1, 2 और 3 भागों में विभाजित मिलता है। नगर में प्रवेश पूर्वी भाग से होता था और जो पहला चौराहा है, बड़ा चौराहा, उसको विद्वान ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम देते हैं। तो नगर में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था और बड़े चौराहे को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। मुख्य सड़कें जो है वो 10 मीटर तक चौड़ी थी। गली की सड़कें जो है 2 से 5 मीटर तक चौड़ी होती थी। सड़कों के किनारे गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों की उचित व्यवस्था थी और नालियां जो है वो जिप्सम और ईंटों से निर्मित थी। नालियों की उचित व्यवस्था है। इसके साथ साथ नालियों में अलग अलग स्थानों पर सोक गर्त बने हुए मिलते हैं जिनको सोक पिट कहा जा रहा है। ये एक तरह से कचरा इकट्ठा करने के लिए, कचरा संग्रहण के लिए सोक गर्त निर्मित हैं। सड़क के दोनों ओर प्रकाश स्तंभ की व्यवस्था भी थी, एक तरह से लाइट की व्यवस्था हम कह रहे हैं, और इसको मसाल के रूप में देखा जा सकता है कि प्रकाश स्तंभ की भी व्यवस्था है। सामान्यतः प्रदूषण से बचने के लिए हड़प्पावासी जो है वो नगर में घरों के दरवाजे गली की ओर खोलते थे। तो गली की ओर दरवाजे खुलते हैं। एकमात्र अपवाद शहर हम लोथल कह सकते हैं जहां घरों के दरवाजे गली की ओर न खुलकर मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। नगर जो है उसके चारों ओर सुरक्षा प्राचीर है और जिसको हम परकोटा भी कह रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कालीबंगा ऐसा शहर है जहां पर दोहरी प्राचीर है, दोहरी सुरक्षा प्राचीर है। चनोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का ऐसा शहर है जहां पर दुर्गीकरण या परकोटे का अभाव मिलता है। नगर नियोजन में ईंटों का प्रयोग होता है और ईंटें जो है आग में पकाई जाती थी एक तरह से, और
ये जो ईंटें हैं इनका अनुपात अति महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे बड़ी ईंट हो चाहे छोटी ईंट हो, अनुपात 4:2:1 रहेगा, अर्थात 4 भाग लंबाई, 2 भाग चौड़ाई, 1 भाग ऊंचाई। अगर ईंट 40 सेमी की है, लंबाई की है, 20 सेमी चौड़ाई की है तो 10 सेमी ऊंचाई की, और इससे छोटी 10 सेमी, 5 सेमी और 2.5 सेमी की है तो भी अनुपात समान रहेगा। ये उनके एक तरह से गणितीय पद्धति को, टेक्निक को दर्शाता है कि ईंटों का अनुपात 4:2:1। मापतोल के उपकरण के संदर्भ में हमने देखा कि लोथल से मापतोल के बाट भी मिले हैं। इसके अलावा हाथी दांत का स्केल और मिट्टी का स्केल जो है उसके प्रमाण भी मिले हैं। ये हमने नगर नियोजन की बात की। शेष बातें जो है वो हम अगले टॉपिक में जो रहेगा अपना अर्थव्यवस्था और जो पतन के कारण, उसमें हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।